नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने गन्ने के लिए 3,300 रुपए प्रति टन की घोषणा की। गन्ना मूल्य मुद्दे के लिए केंद्र को दोषी ठहराने का सीएम सिद्धरामैया का प्रयास अन्यायपूर्ण, क्रूर मजाक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा। हैदराबाद के जुबली हिल्स में सियासी हड़कंप, कांग्रेस नेता के घर छापेमारी। टेक ऑफ से कुछ मिनट पहले मुंबई से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से नीचे उतारे गए यात्री अचानक शुरू की जंग। सीता की धरती से की थी रामलीला के लिए प्रार्थना, प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या फैसले का बिहार चुनाव में किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन 4 वंदे भारत से ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, कहा विदेशी वंदे भारत को देखकर अंश भी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 11.25% रिकवरी दर वाले प्रत्येक टन गन्ने के लिए किसानों को 3,300 रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 3,250 रुपए मिल मालिक और 50 रुपए सरकार देगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा चीनी मिल मालिकों और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद दिया गया। कर्नाटक के कित्तूरू क्षेत्र के किसान गन्ने के लिए 3,500 रुपए प्रति टन की मांग कर रहे हैं। चर्चा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि 11.25% रिकवरी दर के साथ प्रति टन गन्ने पर 3,300 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 10.25% रिकवरी दर के लिए प्रति टन 3,200 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अधिकांश चीनी मिल मालिकों ने सहमति व्यक्त की है, हालांकि कुछ को आपत्तियां थी। मैंने उनसे संकटग्रस्त किसानों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा गन्ना मूल्य के मुद्दे पर केंद्र को दोषी ठहराने का प्रयास न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि एक क्रूर मजाक भी है। राज्य के उत्तरी जिलों के किसान गन्ने के लिए 3,500 रुपए प्रति टन के खरीदी मूल्य की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को 3,300 रुपए प्रति टन की संशोधित कीमत की घोषणा की है। एक्स पर एक पोस्ट में जोशी ने सिद्धरामैया को इस संबंध में लिखा एक पत्र साझा किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। देश के गन्ना किसानों की मदद और लाभ के लिए विभिन्न नीतिगत पहल की गई है। राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के सबसे महान अभिनेता, उनके अभियान से कोई भी निराश नहीं होता। कन्नड़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा में अपनी छाप छोड़ने वाले इस दिग्गज अभिनेता की प्रतिभा की तारीफ आज भी न सिर्फ प्रशंसक बल्कि सुपरस्टार भी करते हैं। इसी क्रम में अब हिंदी सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता ने राजकुमार को याद किया है। बिग बॉस फेम रूपेश शेट्टी की अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म जय रूपेश द्वारा अभिनीत और निर्देशित फिल्म जय का ट्रेलर लॉन्च शुक्रवार शाम बेंगलुरु के एक मॉल में आयोजित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, उपेंद्र शेट्टी, मधुराव, राज दीपक शेट्टी, व्यवसायी प्रकाश कोमकला, अभिनेत्री और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री समेत कई अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अश्वत्थ नारायण भी पहुंचे। रूपेश शेट्टी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर कार्यक्रम का स्वागत किया। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म जय पूरे देश में रिलीज होगी। हम सभी इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है। हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एर्रागड्डा डिवीजन की प्रेम नगर कॉलोनी में उस वक्त अचानक माहौल गर्मा गया जब सूचना के आधार पर पहुंची अधिकारियों की टीम ने कांग्रेस नेता के आवास पर छापेमारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी मौजूद होने की आशंका में अधिकारियों ने ये छापेमारी की। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इलाके में राजनीतिक गहमा-गहमी पहले से ही चरम पर है, जिससे घटना को एक नया सियासी आयाम मिल गया है। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और यह कार्रवाई एक मजिस्ट्रेट स्तरीय अधिकारी की देखरेख में जारी है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग बड़ी उत्सुकता से घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। मौके पर मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें छापेमारी स्थल से दूर रखकर कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग कर रही है ताकि अंदर चल रही कार्रवाई की जानकारी बाहर न आ सके। यह आरोप न केवल पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है बल्कि पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना देता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। मुंबई से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उड़ान में लगभग 8 घंटे की देरी हुई। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI129 को सुबह करीब 6:30 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन यह फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी रही। जानकारी के मुताबिक सभी यात्री फ्लाइट में करीब 1 से 1.5 घंटे तक बैठे रहे और फिर अनाउंसमेंट की गई कि कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते उन्हें फ्लाइट से उतरना होगा। करीब 8:15 पर उन्हें फ्लाइट से नीचे उतारा गया। इसके बाद उनके हैंडबैग की दोबारा से जांच की गई। यात्रियों को बताया गया कि दोपहर 1 बजे उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। हालांकि एयर इंडिया की वेबसाइट पर फ्लाइट AI129 का शेड्यूल चेक करने पर इसके टेक ऑफ का समय दोपहर 2 बजे दिखाया गया है। बिहार के सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है और मुझे 5 से 6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। माता सीता की इस धरती पर मैं आया था और यहाँ से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए कोई प्रार्थना करूं तो प्रार्थना कभी विफल जाती है क्या? पीएम मोदी ने कहा कि इस धरती की ताकत और मां का आशीर्वाद है कि साथियों ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं और आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनने के लिए ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या है, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। इससे ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने शनिवार 8 नवंबर को बनमनखी पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी राहुल बाबा राहुल गांधी और लालू का बेटा तेजस्वी यादव घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बनने। अमित शाह ने कहा, इस चुनाव में 2 खेमे रह गए, एक और बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। आधे बिहार ने वोट डाल दिए। पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने शनिवार को वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई एक ऐसी ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। आज जिस तरह भारत ने विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बेहतर बनाने का अभियान शुरू किया, ये ट्रेनें उसमें मील का पत्थर बनने जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने बहुत प्रगति और विकास देखा है, वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे एक बड़ी ताकत रहा है। कितने हवाई अड्डे बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली है, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उदगीर नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे शहर में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हर गली हर मोहल्ले में एक ही चर्चा है, उदगीर में किसका पलड़ा भारी, भाजपा, कांग्रेस या एमआईएम। नगराध्यक्ष पद को लेकर अब माहौल गर्म है और राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। भाजपा समर्थक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ा रहे, जबकि महायुति, महाअघाड़ी, एमआईएम और वंचित अघाड़ी अपनी रणनीति तय करने में जुटी हुई है। हर पार्टी में इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकात चालू है। पिछले चुनाव में भाजपा के बसुराजू बागबंदे नगराध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के 7 बार नगराध्यक्ष रहे राजेश्वर निटुरे दूसरे स्थान पर रहे और एमआईएम के सैयद ताहिर हुसैन, जो कि 12,858 वोट हासिल कर तीसरा स्थान पाया था। उस चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थी, कांग्रेस 14 पर सिमटी हुई थी। एमआईएम ने 6 सीटें जीती थी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी भाजपा इतिहास दोहराएगी या कांग्रेस और एमआईएम मिलकर नए समीकरण बनाएंगे। इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के विधायक संजय बनसोड़े की ताकत बड़ी है। अब देखना यह होगा कि वे भाजपा के साथ मैत्रीपूर्ण चुनाव लड़ते हैं या खुद का उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। उधर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए राजेश्वर निटुरे ने भाजपा की ताकत को बढ़ाई है, लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी भी तेज कर दी है। इसके साथ ही इस बार नगर अध्यक्ष पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। महिला चेहरों को आगे लाने की होड़ मच गई है और सभी दल अपने अपने स्तर पर महिला उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। दूसरी ओर एमआईएम की भूमिका भी इस बार निर्णायक साबित हो सकती है। पिछले चुनाव में सैयद ताहिर हुसैन को 12,858 वोट मिले थे और इस बार भी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। एमआईएम का वोट बैंक कई वार्डों में प्रभावी माना जाता है और यदि उसने अपनी पिछली रणनीति को दोहराया तो परिणाम पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि उदगीर की जनता किसे देती है नगर परिषद की कमान। क्या भाजपा एक बार फिर बाजी मार लेगी या कांग्रेस और एमआईएम मिलकर सत्ता का समीकरण बदल देंगे। फिलहाल उदगीर में सियासत का तापमान बढ़ चुका है और हर तरफ सिर्फ चुनाव की चर्चा है। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना में खेसारी लाल यादव पत्रकारों से मिले तो तेज प्रताप से लेकर रवि किशन निरहुआ तक के लिए सियासी हमलों का जवाब दिया। तेज प्रताप यादव के नचनिया वाले बयान पर सीधे कह दिया कि वो बड़े भाई है, उन्हीं से लोगों से मिलकर न वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो बड़े भाई हैं, उनको जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। एक पत्रकार ने जब पूछा कि निरहुआ ने कहा है कि रवि किशन ने आईफा जीता है, खेसारी पहले आईफा जीते, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो भी ग्रेजुएशन करे, तो खेसारी ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूँ। वो अमीर के बेटे थे तो वे पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनडीए के सारे नेताओं को 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे, मैं उनको वैसी भाषा में जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं संस्कारी हूँ और संस्कारी माँ बाप का बेटा हूँ। फिर पत्रकार ने कहा कि निरहुआ ने कहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। इस पर खेसारी ने कहा कि वो लोग पूरे बिहार को ठगे। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूँ, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना रहा हूँ और ना ही रहूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जय श्री राम, पूरी दुनिया से बुलवा दूंगा जय श्री राम। इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने गन्ने के लिए 3,300 रुपए प्रति टन की घोषणा की। गन्ना मूल्य मुद्दे के लिए केंद्र को दोषी ठहराने का सीएम सिद्धरामैया का प्रयास अन्यायपूर्ण, क्रूर मजाक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा। हैदराबाद के जुबली हिल्स में सियासी हड़कंप, कांग्रेस नेता के घर छापेमारी।
टेक ऑफ से कुछ मिनट पहले मुंबई से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से नीचे उतारे गए यात्री अचानक शुरू की जंग। सीता की धरती से की थी रामलीला के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या फैसले का बिहार चुनाव में किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा विदेशी वंदे भारत को देखकर अंश भी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।